समय दीजिए। 10 बजे का टाइम दिया गया था और थोड़ा सा कम्युनिकेशन ऐड हुआ, इसमें 5 मिनट और लगेगा। प्रोजेक्टर को लोगों को करना है, इसको आपको कुछ समझने के लिए मौका मिलेगा, तो थोड़ा शांति बनाए रखेंगे, अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा और आपको लगेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। आशा करके आए हो ना, आपको पेट में उसको बचने दीजिए, मुंह पे नहीं आएगा, आवाज नहीं आनी चाहिए। कौन सी क्लास में? यहाँ पे सबसे छोटी क्लास कौन सी है? 11th क्लास है। साइंस और आर्ट्स दोनों में, कॉमर्स भी है, केवल साइंस, और टोटली 11th क्लास है। 12th के कितने बच्चे हैं आपको? वेरी गुड। 12th की मेजॉरिटी है। और 11th के कितने बच्चे? वेरी गुड। लीजिए, तो आप सभी लोग समझदार बच्चे है ना। आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं, पापा कहते हैं कि बेटा बड़ा काम करेगा, है ना। लेकिन आगे बेटा नहीं, बेटा बोले तो कोई सवाल ही पूछेगा कि साहब बेटी का संदर्भ लेंगे। जब मैं बेटा बोलूँ तो बेटी भी उसमें मिक्स है, लेकिन आवाज में आनी चाहिए। या तो आप बोलेंगे या मैं बोलूंगा। जब मैं आप लोगों को बोलने के लिए बोलूंगा तभी बोलना, ठीक है। उस टाइम आपको जो भी सुनना है ध्यान से सुनिए। लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसरिंग सीरीज चलेगी। उस टाइम आपको जितने प्रश्न पूछ रहे हैं उस टाइम आपकी आवाज आनी चाहिए। अगर अभी आप नहीं सुनेंगे तो मुझे पूरा टेंशन है कि 11th और 12th के बाद जब आप एडमिशन लेने जाएंगे ना, तो आप उसी बॉक्स में आएंगे जिसमें बाकी बच्चे आते हैं। बोलिए, बहुत सारे बच्चे जिनका कंफ्यूजन है कि हम 12th के बाद 11th के बाद क्या करना है। साइंस तो ले लिया, लेकिन साइंस के बाद क्या, ठीक है ना। तो हम सभी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी देर शांति बना के रखना क्योंकि रिकॉर्डिंग है और ये सेशन पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। और अगर पीछे वाले जो बच्चे हैं खास कर जो माइक के आसपास हैं, तो ध्यान रखें आप जो भी कुछ बोलेंगे माइनर से माइनर चीज रिकॉर्ड होगी। क्योंकि लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, बच्चे पीछे गाना किसी को सारी चीजें रिकॉर्ड करती है, तो अब तक यूट्यूब पे चलती है, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी बातें नहीं करना उससे आपके स्कूल और आपका नाम खराब हो, ठीक है। डन। शांति से बैठिए, थोड़े बच्चे की देर में आराम से सब अच्छे बच्चों की जाए। नहीं, आवाज आती है, मुझे लगता है आपको चालू करने के लिए आवाज अभी नहीं आनी चाहिए। थोड़ी देर शांति रखो, धैर्य रखो। अगर आपकी आवाज आ रही है तो आपने छोटे बच्चों में कोई फर्क नहीं है, फिर सब वापस छोटी क्लास में भेजना पड़ेगा। और या फिर आप कुछ तय कर सकते हैं कि क्या करना है। आजकल मीम्स चल रहे हैं छोटे वाले, देख रहे हो मीम्स में क्या होता है कि वो पीछे दो बच्चे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में एक आधे को एक साथ मिलकर सीमेंट और गिट्टी बात करते हैं। वो मीम्स देख रहे हो नहीं देख रहे हो? आपको शॉर्टकट मीम्स आते हैं। बच्चे स्कूल की बिल्डिंग से बैग फेंक रहे होंगे, थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, तो क्या फेंक रहे हैं, वो मिट्टी फेंक रहे हैं, काला मिट्टी की बात करते हैं। तो आजकल छोटे छोटे मीम्स आते हैं। तो जब मौका मिल रहा है, अच्छा यूनिफॉर्म पहने हो नहीं पहने हो, अच्छी कढ़ाई पहने हो ना, अच्छा लगता है सुबह तैयार होकर आने में। तो यही जिंदगी भर अगर स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि हम एक अधिकारी, एक सभ्य नागरिक, इस देश के अच्छे प्रगतिशील लोग जो इस पृथ्वी को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं इज्जत के साथ, अगर ऐसे नागरिक बनना है तो आपकी तरफ माँ तमसा के तट पे बना हुआ आपका ये स्कूल है ना। कहाँ पे माँ तमसा, कहाँ है? नहीं सुना नहीं आपने कभी? तमसा माँ को नहीं सुना है? अरे बगल में तुम्हारी बहनी है भाई साहब, है ना। तो फिर हंसे क्यों? ये माँ नहीं है हमारी। कितने लोग बोलते हैं कि हमारी माँ नहीं है। ये नदी जो है कहाँ से निकलती है, किसी को पता है? यहाँ पे सब पहली क्लास से लेकर अभी तक कौन पढ़ रहा है? सबसे पुराना बच्चा कौन है इस क्लास में? एक दो, सभी लोग यहाँ पे लगभग 4 साल 5 साल पुराने हो ना। इस नदी के साथ तो आपकी दोस्ती हो जानी चाहिए। इतनी प्यारी नदी है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट क्यों साफ करेगी? नदी तुम्हारी है, गवर्नमेंट क्यों साफ करेगी? वो तो नौकर है तुम्हारी, सरकार तो तुम्हारी नौकर है कि नहीं है? वोट कौन दे रहा है? मालिक कौन?
तो फिर साफ और सफाई की जिम्मेदारी इसकी हमारी है। हमारे माँ बापों को कौन बोलेगा काम करेगा? आप में से कौन ऐसे बच्चे जो अपने माँ बापों को देख सकते हैं? 18 साल के ऊपर के कितने बच्चे हैं आपके? 18 साल के आसपास है बोले था, एक दो मालिक है यहाँ देश के, और कोई मालिक नहीं है 18 साल के ऊपर का बोलने की देश के। तो ये नदी हमारी है तो बचाना किसको है? आपको पता है इसका उद्योग कहाँ से होता है? कहाँ से नदी बनती है? ये आप सभी बच्चों को आखिरी बच्चे तक दिखाई दे रहे हैं? आ रही दिख रहा है? हम लोग प्रैक्टिकल टॉपिक आते हैं क्या? काम की चीजें अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्ट है बच्चों, क्लियर है? चलिए मैं आओ नदी को जाने का एक छोटा सा प्रोग्राम हमारे चल रहा है। आपके बगल में कंसा नदी है, ये नदी रुदौली से निकलती है। कहाँ से निकलती है? और बलिया में जाकर ये माँ गंगा से मिल जाती है। अगर गंगा हमारी जीवन धारा है, हमारी नदी गंगा जो है इस पृथ्वी पे बहुत पुरानी नदी है और हमारे देश की धरोहर है। इसका पानी जमीन के नीचे जाता है और आसमान में बारिश के रूप में आता है। तो मीठे पानी हमारे पृथ्वी में कितना 3% है। हमारे देश में जो मैक्सिमम मीठा पानी है वो इन्हीं नदियों की वजह से मीठा पानी जिसे हम पी सकते हैं। समुद्र में जितना पानी है वो खारा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको वापस मीठे पानी में बना सकें। अगर बना भी लेते हैं तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अगर आज के डेट में मानव सभ्यता को बचाना है तो इस नदियों को बचाना बहुत जरूरी है। तो माँ कंसा गंगा की सहायक नदी है। ये रुदौली से निकलते हुए जब ये आजमगढ़ पार करते हुए बलिया में जाती है तो ये बलिया में जाकर गंगा को मिलती है। इनकी सहायक नदियां बहुत सारी हैं। आजमगढ़ में 51 नदियां हैं। कितनी? ये छोटी मोटी नदियां हैं, कुछ बरसाती नदियां हैं, कुछ प्राकृतिक नदियां हैं। ये नदियां माँ कंसा को जीवन देती हैं और यह मिलकर गंगा को देती है। तो इसको बचाने के कुछ तरीके हैं जिनमें हम आपको होमवर्क के रूप में देंगे। जब ये यूट्यूब पे चढ़ जाएगा तो आप उसके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने सही करा। ठीक है? कहाँ से निकलती है? कहाँ से? मेरे को ताली बजाया। ये कहाँ पे जाके गंगा के साथ मिलती है? हाँ? एक और ताली बजाता है। शुरू करते हैं। प्रोग्राम का जो पूरा संचालन है हमारे बीच में हमारे रविंद्र पाठक सर हैं जो हमारे साथ मिलकर वेद फर्स्ट एजुकेशन सर्विसेज जारी करनी है और आप लोगों के भविष्य के लिए काम करते हैं। आगे माइक में उनको दूंगा, आप लोग शांति बना के रखिएगा। अगर हो सके तो पंखा भी हम लोग बंद करें क्योंकि इससे शोर बहुत हो रहा है। सब पीछे का हमारा तो आइए मैं सर्वे माइक दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, जय हिंद, जय भारत। मैं रविंद्र पाठक एक एजुकेशनल सर्विसेज में एक जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। आपके शहर में आने का मौका मिला है। सबसे पहले तो डॉक्टर ए के पब्लिक स्कूल कंसा अकबरपुर के प्रबंधक प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षक गुरुजन एवं उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का वेदव्रत परिवार हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज की कार्यशाला ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने के लिए यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के शिक्षकों के द्वारा अनुमति दी गई, इसके लिए वेदव्रत परिवार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। हमारी संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बी के पाठक जो शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव के साथ पूरे भारत के एक तमाम रिसर्च करने के बाद एक कोशिश किया गया कि
कुछ ऐसी चीजें छूट रही है जिसे आज के युवा पीढ़ी को, आज के बच्चों को देना है। उसी के सिलसिले में वेदपथ एजुकेशनल सर्विसेज का श्री जी के पाठक साहब ने निर्माण किया। इसके डायरेक्टर गोपी श्रीवास्तव साहब जो हमारे बीच उपस्थित भी हैं, अभी आप जिनके मुख से कुछ बातों को कमसा नदी के बारे में आपने सुन रहे थे, आदरणीय राकेश पांडे जी जो वेदपथ परिवार के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मयंक जी जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर हैं और काफी टेक्निकल सहयोग करते हैं, आयुष मिश्रा जी, इन सभी लोगों का आज के इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को, इस कार्यशाला के आप सभी से अनुमति चाहते हैं, तो अनुमति है आपका, एक बार तालियों के साथ अनुमति दे देंगे। बहुत कम समय है क्योंकि ओरिएंटेशन का वर्कशॉप है, आपके वहाँ स्टूडेंट्स बहुत संख्या है, लेकिन एक इस वर्कशॉप के माध्यम से आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई बात समझने का अवसर मिल रहा है, तो इसलिए जरूर एक एक चीजों को ध्यान दीजिएगा। अब मैं चाहूंगा मयंक सिंह से कि आप अपने प्रोजेक्टर के माध्यम से और अपने जो है कुछ एक संगीत के माध्यम से आपको आज के कार्यक्रम को शुरुआत करें। श्री मयंक जी, सपनों की ये राहत नहीं, वेदपथ संग हो जाएगी सही, शिक्षा का दीप जलाए हम, हर मंजिल को पा जाए हम। कौशल विकास का साथ है, संस्कारों की सौगात हर छात्र को उड़ान मिलेगी, जीवन को नई पहचान मिलेगी, जीवन को नई पहचान मिलेगी। ये उलझन हो चाहे या एडमिशन की हो चाहे, वेदपथ देगा समाधान, सपनों को देगा नई राहत। विदेश की हो कोई मंजिल या इंटर्नशिप का सवाल, हर कदम पर साथ है हमारा, अब कोई नहीं होगा हैरान। मानसिक स्वास्थ्य की हो बात हम देंगे आपको, हर बार हिम्मत, हर चिंता को दूर करेंगे हम, वेदपथ बनेगा आपकी ताकत, वेदपथ बनेगा आपकी ताकत। करियर की उलझन हो चाहे या एडमिशन की हो चाहे, वेदपथ देगा हर समाधान, सपनों को देगा नई राहत। विदेश की हो कोई मंजिल या इंटर्नशिप का सवाल, हर कदम पर साथ है हमारा, कोई नहीं होगा बेहाल। मानसिक स्वास्थ्य की हो बात हम देंगे आपको, हर बार हिम्मत, हर चिंता को दूर करेंगे हम, वेदपथ बनेगा आपकी ताकत, वेदपथ बनेगा आपकी ताकत। सजाओ उड़ान भरो हर मुश्किल। थैंक यू। अब मैं आप सबके सामने उस वेदपथ एजुकेशनल सर्विसेज के कंटेंट आपके सामने दिख रहा है। मैं चाहूंगा कि इस विषय में मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप हाथ उठा के बताइएगा
कि आप क्या जानते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है संस्कार शिक्षा। तो क्या संस्कार शिक्षा आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं? आप नहीं जानते हैं तो संस्कार शिक्षा बहुत सारी गर्ल्स बैठी हुई है। संस्कार शिक्षा नहीं मालूम। चलिए, इसके बाद दूसरा हमारा कंटेंट है गुड टच एंड बैड टच। इसको कितने लोग जानते हैं? इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? समझिए नहीं, आपका जो है बड़ा भाई मानिए। आप जब सीखने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे आपके गुरुजन, आपके अभिभावक आपको शिक्षा देते हैं कि यहाँ जो पूछा जा रहा है, जो कंटेंट जो आज की आवश्यकता है, आप कहिए प्लीज गुड टच एंड बैड टच के बारे में। चलिए, ओके, थैंक यू। एडोलेसेंस एजुकेशन, किशोरावस्था शिक्षा के बारे में जानकारी आपको है? 1 2। इसके बाद लिखा हुआ है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके बारे में जानकारी है? क्या होता है ये? कुछ पता है क्या किसी को? प्लीज हाथ उठा दीजिए। चलिए, एंड इसके बाद लिखा है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के बारे में आपको समझते हैं कुछ? अगर है तो हाथ उठाइए प्लीज। चलिए, कोई बात नहीं। आगे है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कितने लोग जानते हैं या समझते हैं? ज्यादा लोगों की संख्या है। चलिए, इसलिए आप लोगों का तालियां बजा दीजिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ज्यादा लोग। आगे लिखा हुआ है कैरियर काउंसलिंग। इसे क्या समझते हैं आपने? कैरियर काउंसलिंग को समझते हैं कि क्या है ये? जानते हैं? अगर नाम सुना हो कि कैरियर काउंसलिंग शब्द का कोई मतलब है, जानते हो? बताया कि धारणा है। चलिए, इसके बाद लिखा हुआ है एडमिशन असिस्टेंस। तो एडमिशन असिस्टेंट को जब ये सारे विषय हमारे पूरे हो जाते हैं, इसके बाद आता है कि आप ग्रेजुएशन में कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये हमारे पूरे ग्रेजुएशन के कंटेंट हैं, जिसकी आपको आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से, डेमो के माध्यम से, एक छोटी सी वर्कशॉप के माध्यम से आपको कंटेंट बताया गया। अब इस कंटेंट को हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय राकेश पांडे जी, जो आपको इन विषयों को संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। विस्तार की जानकारी के लिए ज्यादा समय की जरूरत होती है, आपसे समय कम लिया गया है, तो उस समय में ही हमें इस कंटेंट के बारे में आपको ब्रीफ करेंगे और आपको मजा आएगा कि उन विषयों के बारे में कुछ आपने सीखा और आगे लगातार सीखने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय राकेश पांडे जी से, प्लीज आए और हमारे आज के डॉक्टर ए.के. पब्लिक स्कूल के बच्चों को, बच्चियों को एक ऐसी ऊर्जा दिया जाए जो इन्हें आज का समय यादगार बने, इनके जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ ये अपने आप को थोड़ी देर पहले हमारा कल्चर हो गया, लेकिन एक नॉलेज के माध्यम से 2021 में मैं यहाँ से स्कीमों से गया, डोली से निकला और बलिया तक जहाँ तक ये नदी जाती है, तो मैंने इसका अध्ययन किया था, इसलिए मैंने आपको डिटेल्स बताया है। बाकी इसका जो भी रिपोर्ट अगर पढ़ने का मन करे तो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। मैंने तमसा नदी के आसपास के कल्चर्स, इकोनॉमिकल वैल्यू, सोशल वैल्यू, कैरियर क्या बन सकता है, इसके ऊपर मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो मेरे इस रिसर्च को पढ़ सकते हैं। मीन टाइम मैं सबसे पहले मेजर एजुकेशन सर्विसेज के डायरेक्टर हमारे सर और नयन जी भी हैं, साथ में स्कूल मैनेजमेंट टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया है कि हम आप लोगों के बीच में आ सकें। डिस्पाइट भी मैंने अभी तक जो डिस्कशन किया, मैं एक सीरियस मोड पे आप लोगों से बात करता हूँ। मैं ऐसे व्यवसायिक साइकोलॉजिस्ट हूँ, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में मेरे पास बैकग्राउंड है। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल बिजनेस मेरे पास में है, उसके अंदर एजाइल मैनेजमेंट और लीन सिक्स सिग्मा में भी बैकग्राउंड है। इसके अलावा मैं एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर लगभग 20
वर्षों से 165 कंट्रीज के साथ में अलग अलग एयरलाइंस के साथ मैंने काम किया है। कुछ आइडिया होगा आपको एयरलाइंस का मतलब जो हवाई जहाज उड़ाता है। तो दुनिया के सबसे छोटे जहाज पुष्पक एयरक्राफ्ट जिसे हाथ से क्रैंकिंग करके स्टार्ट करते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पैसेंजर प्लेन एयरबस 380 मेरा लास्ट रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन जिसे कहते हैं एमिरेट्स एयरलाइंस, मैं उसमें एज ए इंजीनियर काम करता हूँ। बाकी मेरा जो इंटरेस्ट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। नदी, जंगल, जमीन, बच्चों के ऊपर काम करना मुझे पसंद है, इसलिए नदी की एक छोटी सी मैंने वार्ता ली है। विजय शाह जी से मेरी मुलाकात हुई थी, जो एक नदियों पे काम करते हैं कानपुर दिल्ली में, तब मैंने इस नदी के ऊपर प्रेजेंटेशन किया था। अब बात आती है कि आप लोगों के बीच में है आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मेरे बच्चों के पास में आया, और उन बच्चों को हम आज की जो बदलती हुई परिवेश है, यानी अगर आप थोड़ी देर पहले मैं अगर बात करूं कि ये टेक्नोलॉजी है, तो 1 घंटे बाद देखेंगे दुनिया के किसी कोने में एक नई टेक्नोलॉजी का उद्घाटन हो रहा होगा, या कहीं ना कहीं हम बात कर रहे होंगे हमारे आने वाले भविष्य में। कुछ सालों पहले अगर आपने अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों को सुना होगा, तो होटल मैनेजमेंट का बड़ा क्रेज था, फिर बीच में आया एविएशन का, फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अब क्या AI। वेरी गुड, क्या नाम है आपका? हाँ, सत्तर हुसैन जी का दुर्गा डाली थोड़ा धीरे बनाए, पसंद नहीं आएगा ये दोस्त समाप्त हो रहे हैं जो डालिएगा। थैंक यू वेरी मच। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा भविष्य। तो कई लोग माफ करना, मेरा फोन डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब का फोन तो नहीं है ना? अभी डिस्टर्ब नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है ना। आप लोग को मौके रहेगा, फोन बच जाएगा, फिर रील्स और यूट्यूब पे भाग जाओगे, फिर जैसे ही रील और यूट्यूब में बसे तो क्या होगा, फिर तो गई मारा, फिर तो पढ़ाई गई पहाड़ी पे, होता है ना साहब। तो AI जो है वो नेक्स्ट कमिंग बहुत बड़ा चैलेंज है, और जब मैं AI की बात करूँ तो जनरेटिव AI की बात कर रहा हूँ। जनरेटिव AI जो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। हमारा 12वीं के बाद 11वीं के बाद हम क्या ऐसा ऑप्शन चुने ताकि हम जब स्कूल से निकले या कॉलेज से पढ़ के प्रोफेशनल कोर्स करके निकले तो मेरे सामने बेरोजगारी की बड़ी समस्या ना है ना। सबके मन में, कितने लोगों के मन में ये सवाल है कि या ऐसा क्या करें कि हमें जब हम 12वीं पास करने के बाद जिस विषय को ले वह विषय मेरे पसंद का भी हो, मेरे इंटरेस्ट का भी रहे, और मुझे उसमें बेरोजगारी ना देना। ऐसे कितने ऐसे बच्चे हैं ऐसा सोचते हैं? वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चे केवल में मानना बड़ा और लगता है, ये कोई पार्लियामेंट नहीं है जहाँ हम आपके भविष्य की बारे में बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कैरियर की। कैरियर मतलब होता है ऐसा रोजगार, हम उसको कैसे परस्यू करेंगे और किस फील्ड में जाए। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अपने मित्रों की पूछे कि भाई तुम्हारा एडमिशन दिया, अरे मैंने पढ़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेरा एडमिशन करते हो ना। फिर मेडिकल के कुछ होंगे जो नेट वगैरह का एग्जाम देंगे, और फिर उनको कुछ MBBS में जाएंगे, कुछ BSMS में जाएंगे, कुछ BOMS में जाएंगे, कुछ BMS में जाएंगे। तो उनका मेडिकल एक टारगेट है, कौन सा मेडिकल, क्योंकि मेडिकल की जो चीज हो रहा है अभी आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी आ गया है, मेडिकल टेक्नोलॉजी आ गया है, इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक्स मेडिकल में आ गया, हमें फील्ड भी करना है। ऐसे जब हम कॉमर्स और आर्ट्स की बात करें, उसमें कॉमर्स और आर्ट्स का कोई बच्चा नहीं है, राइट। अगर हम बात करते हैं कि सर मुझे एविएशन में जाना है, होटल इंडस्ट्री में जाना है, तो कौन सा बेस्ट उसमें कैरियर रहेगा, मैं क्या उसमें ऐसा पढ़ाई करूँ ताकि मैं ये व्यवसाय को कर सकूँ। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जो इच्छा है, जो मेरा पैशन है, जिसको मेरे ख्याल से फिल्मों वाला नहीं कि आज फिल्म देख ले वो बनना, वो तो बड़े देख ले वो इस उम्र में हो जाता है, वो ऐसा सिर्फ जो मेरे दिमाग के हिसाब से मेरे शरीर के अनुकूल और मेरे व्यवहार से मिलता हो, ताकि मैं जब काम कर रहा हूँ तो मुझे बोरियत महसूस ना हो, जिम्मेदारी ना हो। अक्सर आप लोगों ने अपने बड़ों से सुनता होगा, मैं ये काम में क्यों फंस गया बोलकर, वो कंप्लेन करते रहेंगे। जैसे 3 इडियट मूवी कितने बच्चों ने देखा, सिर्फ बात ना समझे
बहुत डरते हैं, आप नीचे देखिए। ठीक है, इसमें मैं चर्चा करूँगा, आप लोग सुनिएगा। आप लोग कैरेक्टर को बस विजुलाइज करिएगा। आपने इसमें देखोगे 3 कैरेक्टर थे, ठीक है, नाम आप लोगों ने सोच लिया। वो तीनों कैरेक्टर करने के आए थे इंजीनियरिंग, लेकिन आखिरी में फिल्म खत्म होते क्या बनते हैं, एक फोटोग्राफर बन जाता है, एक तो एंटरप्रेन्योर सोशल बन जाता है, जो रटो जाग होते हैं चले जाते हैं, स्कूल बना देते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनका एक दोस्त होता है जो बार बार उनको रट के पढ़ता है और लास्ट में इंजीनियर भी बन जाता है, लेकिन वो क्या बनता है, वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, रटो जाग का, वो लास्ट में क्या होता है, नौकर क्या होता है, मालिक भी बन पाता है, क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं था, वो जबरदस्ती से पढ़ रहा था, क्योंकि उसका एडमिशन हो गया था, पढ़ता। लेकिन वो जो 3 क्लास में अपने आप को पहचान लेते हैं इंजीनियरिंग के बाद, वो क्या बनते हैं, वो जीवन में कामयाब होते हैं, बड़े खुश होते हैं और अपने दोस्तों से प्यार करते हैं। पहली बात है कि आप इंजीनियरिंग में जाने से पहले अगर उन्होंने मुझसे मिला होता तो शायद उन लोगों को पहले ही फोटोग्राफर हो गया, एक अच्छा सा एंटरप्रेन्योर और इनोवेशन फील्ड में चले जाता। इसीलिए कैरियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। दूसरा विषय आता है हम अपने आप को जज कैसे करें। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो मल्टीपल इंटेलिजेंस एक थ्योरी होती है, जिसमें एक बच्चा एक गुण या बहुत सारे गुण उसके अंदर होते हैं, लेकिन वो गुण को वो परस्यू नहीं करता, उसको पता नहीं कि मैं मेरे अंदर जो पैशन है, जो मेरा जज्बा है, जो मैं सोचता हूँ, वो मेरे पढ़ाई के साथ साथ भविष्य में कैसे काम आ सकता है। ऐसे में हम लोगों के पास कह सकता है DMI, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डन है। वैसे तो हमारे अगर राशि फल, कितने लोग राशि और जन्म कुंडलियां बनाते हैं, कितनों का जन्म कुंडली और राशि फल या न्यूमरोलॉजी बना है, वो है क्या, 1 2 3, वेरी गुड, हाथ नीचे कर लो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों को दोनों चीजें डिस्कस करूंगा। जैसे सर ने बताया संस्कार साधना, हम अपनी संस्कृति से अलग भी नहीं हो सकते। तो DMI की टेस्ट सेम लाइक की वो हमारे राशि फल या जन्म कुंडली से रिलेटेड होता है, ये भी एक साइंस है। इसमें बच्चे का जो है ब्रेन मैपिंग की जाती है और ये पता किया जाता है कि यह बच्चा अगर इस विषय में काम करता है तो ज्यादा चांसेस है कि जल्दी सफलता प्राप्त करेगा, यानी उसको दिशा मिल जाएगी। आप लगातार आपको पता नहीं कि भैया निशाना कहाँ लगाना है, क्या बॉल भर जानी है। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ से मुझे लखनऊ जाना, तो आप क्या आंख बंद करके किसी भी रास्ते में चले जाएंगे या जो रास्ता लखनऊ के लिए जाता है वही रास्ता पकड़ेंगे? जो रास्ता पहले से बना है, जो फिक्स है, अगर उसको पकड़ के मैं लखनऊ जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा और समय से पहुंच जाऊंगा और रास्ते में तकलीफ भी करूंगा। अगर मैं अपना रास्ता बनाने लग गया तो ऐसा नहीं कि मैं लखनऊ नहीं पहुंचूंगा, पहुंच जाऊंगा, लेकिन समय ज्यादा लग सकता है, संघर्ष भी बहुत ज्यादा हो सकता है। हो सकता है कि जल्दी मिल जाए और कभी हो सकता है वो देरी से मिले। जैसे हमारे KFC के जो मालिक थे, यहाँ पे उन्होंने वो KFC का ब्रांड बनाया, जो जिलेट की कंपनी है उसको बहुत लेट उन्होंने बताया। ऐसे हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करते करते आज जो वेद पुराण लिखा है उसको लिखने में इतना समय तो लगता, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता बनाया है। तो आपकी चॉइस है कि आज के आधुनिक युग का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है या फिर हमारे ऋषि बाबा की तरह, हमारे जो बाकी बुजुर्ग लोग हैं उनकी तरह बता सकते, ये चॉइस आपकी। अब आता है इससे मेरे पास कॉन्फिडेंट नहीं है, स्किल्स यानी कौशल। जब आप 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर लिखते हो तो उसमें पैराग्राफ लिखने में दिक्कत आती है, शब्दी आती है, सर वो आंसर 5 नंबर का अपनी कहानी लिखूंगी, जो किताब में लिखा वो लिखूँ, जो टीचर ने बोला वो लिखूँ, तीनों में कंफ्यूज रहते हैं हम। इस गुण को बोलते हैं स्किल। ये लिखने की जो कला है और बोलने की जो कला है, ये मैं कैसे विकसित करूँ। ऐसे ही मैं अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए कैसे करूँ, पर्सनैलिटी यानी मेरे आने से पहले लोगों को पता चल गया कि मेरी क्या पर्सनैलिटी है। जैसे आपके स्कूल में कोई एक बच्चा होगा, उस बच्चे के बारे में हर किसी को पता होगा कि अगर मैं इसका नाम दूंगा तो उसको कैसे लोग देंगे, वो हमारे लिए कैसे मददगार हो सकता है, वो हमारा डिस्ट्रक्टिव है कि हेल्पफुल है, ये आपको पता है। दैट इज कि उसके आने से पहले जो इमेज आपके ब्रेन में बन रही है वो आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। दूसरा, आप कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बात करते हो, ये आपकी पर्सनैलिटी का भाग है। अगर मान लीजिए कि आपकी छवि थोड़ी सी गलत है, लेकिन जब आप किसी के सामने जाते हो और वो आपसे कन्विंसिंग स्टेटमेंट में जब आप उससे बात करते हो तो सामने वाला कन्विंस होता है कि ही इज राइट, ये जो बोल रहा है वो बहुत संगत है।
ये पर्सनैलिटी भी एक गुण है। क्या है? गुण क्या होती है? कला। कला क्या होता है? जैसे जब पहली बार आप क लिख रहे होंगे ना, किसी छोटे बच्चों को क लिखाइए तो आपका क बन जाएगा, यार कैसे समझा। लेकिन आज अगर मैं आपको बोलूं बेटा क लिखना है तो आप पूरा सेंटेंस कहानी लिख सकती है, क्योंकि आपने इस गुण को विकसित किया है। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, जब पहली बार साइकिल चला रहे थे तो कितनी बार साइकिल से गिर, कितनी बार चोट लगाया। आज साइकिल में बैठते भी हो और इधर बातें भी करते हो और खूब थोड़े बहुत स्टैंड भी मार लेते, लेकिन ये अनसेफ है, स्टैंड मार लेते। यानी इतना अभ्यास और इतने गुण आपने पैदा किया है। ऐसे जीवन में मल्टीपल गुण पैदा किया जाता है, जिसमें एक आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। वो सेंटी वाला नहीं भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस से उसी तरीके से इंटेलिजेंस होता है जैसे आप यह तय करते हो कि मुझे अच्छे और बुरे का फर्क कैसे करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है जब आप भावनात्मक अंदर से बड़े दुखी हो, परेशान हो, सारी मुसीबतें आपके ऊपर चढ़ गई हैं और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उस टाइम जो आपका बात करने का तरीका है, डिसीजन लेने का तरीका है, वही आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने इंटेलिजेंस ये सुना होगा, आईक्यू, है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं कि आप आईक्यू बहुत स्ट्रॉन्ग हो, भविष्य के बारे में सोचो। लेकिन जब आप दुखी रहते हो और उस टाइम मम्मी के साथ कैसा व्यवहार करते हो, पिताजी के साथ कैसा व्यवहार करते हो, छोटे भाई के सारा गुस्सा बरबर आता है, आप लोगों को बताता है। उस टाइम अपने भाई को आपने या बहन को कैसे समझाया और किस तरीके से डिसीजन लिया कि वो हेल्पफुल होगा। जैसे मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, हाल ही में एक एयरक्राफ्ट हमारा क्रैश हुआ और वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन, मैनेजमेंट के लिए भी, इंजीनियरिंग के लिए भी, देश के लिए भी। उस टाइम जो मुसीबतें आई उसको हमने कितने पॉजिटिव तरीके से किया कि वो है हमारी बेइज्जती होने की तारीफ होने लगी दुनिया में। ये जो प्रॉब्लम्स आती है और उस टाइम आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए, अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जब आप डिसीजन लेते हो आप इसका इमोशनल और यही भविष्य के लीडर की नींव रखते हो। लीडर कौन? लीडर बनना चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे रोड पे हो, आप हर वक्त मुसीबतों को कम नहीं कर सकते। जब आप स्कूल से निकलते हो तो क्या मुसीबत कम रहती है? क्या स्कूल से क्लासरूम से निकलते हो तो क्या मुसीबत कम रहती है? जितना तनाव आपके स्टूडेंट लाइफ में इतना हर फील्ड में रहेगा, ये कम नहीं होगा। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसको ताकत बना सकते हैं, इसको करके इमोशनल नहीं करते। तो लगभग मैंने सारी चीजों के ऊपर आपसे चर्चा की। इन सब के बीच में सिर्फ एक पॉइंट और आता है, मेंटल हेल्थ। हम शारीरिक हेल्थ के बारे में तो जानते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्या लेते हैं? दवा। ये या तो शरीर के बाहर की चोट लगी हो या शरीर के अंदर लगी हो, या कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ जिसकी वजह से आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी बन रही है जैसे खून की कमी हो रही हो, तब तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अपने दिमाग में प्रेशर पकड़ था, वो वाला प्रेशर जो रटोट जाने प्रिंसिपल को मांगता, सर ये सुसाइड नहीं की, ये मर्डर है। क्या हमने इस बच्चे के साथ में इसकी तकलीफ को समझने की कोशिश की जो इसके दिमाग में चल रहा था? दैट इज कॉल्ड मेंटल। यानी हमने मनोविज्ञान की भाषा में ये कहते हैं, जब आप हिजराहटपन करिए, जब आपको आसानी से कोई काम समझ में नहीं आ रहा है और परिस्थिति आपके बाहर निकल गई, आप अपना आवाज खोने लग गए, सूरज की रोशनी और अंधेरे से डर लगने लग गया है, तुम्हें घबराहट होने लगी है, रोड में पढ़ने में डर लगने लग गया है, लिखने में डर लगने लग गया है, ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे भविष्य करना क्या है। सर मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं, मेरे हाथ झंझनाट रहे हैं, दिल की धड़कन मेरी तेज हो गई है, भूख नहीं लग रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, सर मैं क्या करूं? ये सारे सिम्टम्स आपके मेंटल हेल्थ में हैं। यानी खेल किसका है? दिमाग का। दिमाग का है, इसलिए वो ऐसे हार्मोन्स निकाल रहा है जो आपके तनाव को बढ़ा रहा है, पैरों की घबराहट बढ़ा रहा है, दिल की धड़कन बढ़ा रहा है और समझ नहीं आ रहा सर मैं करूं क्या? तब आदमी गलत रास्ता अख्तियार करता है, जो कि बहुत गलत है। इस टाइम आपको डॉक्टर नहीं, तब आपको चाहिए साइकोलॉजिस्ट। कौन चाहिए? वो साइकोलॉजिस्ट कहाँ मिलेंगे? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से एक ऑप्शन है वेल बर्थ एजुकेशन सर्विस। हमने जितनी भी चीजें आपसे डिस्कस की हैं वो सारी चीजें आपको वेल बर्थ एजुकेशनल सर्विसेज में मिल सकती हैं। आप अपने प्रिंसिपल, अपने स्कूल टीचर से उनसे मिलिए और उनको बताइए
कि सर हमें अपनी काउंसलिंग करानी है रिगार्डिंग कैरियर यानी नौकरी के संबंध में। सर मुझे क्या आपने काउंसलिंग करानी है मुझे जानने के लिए कि मेरा इंटेलिजेंस किस में है। आप लोग स्कूल में जो बेसिक एजुकेशन होता है वो मैथ साइंस कॉमर्स सब पढ़ाते हैं ताकि आपको बेसिक नॉलेज दे, लेकिन भविष्य में केवल एक फील्ड होता है। जैसे आपके स्कूल में एक टीचर होगा वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो अब आप सोचते हो स्कूल में सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, क्योंकि भविष्य में चल के आपको एक ही विषय में महारत हासिल करनी है, एक ही विषय में जाके काम करना है, तो वह विषय में कौन सा चूज। तो आपको अपना मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करवाना है, कैरियर से संबंधित टेस्ट कराना है। सर वो कौन से गुण और कौशल रहेंगे जो ये दोनों चीजें मेरी मैच करेंगी, वह मुझे कहाँ से सीखने को मिलेगा। क्या सर मुझे ये बता सकते हैं कि मैं किस स्कूल में जाकर एडमिशन, किस कॉलेज में लूं। सर मेरा विदेश जाने का बहुत शौक है, विदेशों में मैं रह के पढ़ना चाहता हूँ। मेरा ये जो विषय आपने मुझे चुन कर दिया है, ये क्या मुझे बाहर किसी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो वो कौन सा तरीका है कि मुझे वहाँ एडमिशन मिले। कितने बच्चों का सपना है बाहर जाने का, कितने बच्चों का सपना है। एक बेटी ने हाथ उठाया, 2 बेटी, 3 बेटी, मेरी बेटियों ने ज्यादा उठाया, लड़के लड़का देश से क्या करना। अच्छा एक बच्चा है, एक बच्चा है, 5 बेटी और एक बच्चे ने इंटरेस्ट दिया बाहर जाने का। क्या करना है बेटा आपको बाहर जाके, एक मिनट शादी रखी है, मैंने भाई को ऑफ करना मेरी जीत नहीं करा। हाँ बेटा आपको क्या बनना चाहोगे, मतलब बाहर जाके क्या करना चाहते हैं। वेरी नाइस। इस बेटी ने बोला कि मैं बाहर जाके डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो अब मैं इससे एक सवाल पूछूं बेटा, हमारे देश में डॉक्टर बन सकते हैं लेकिन बाहर ये एग्जाम्पल है, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्ची से पूछा आप डॉक्टर बाहर जाके क्यों बनना चाहते हैं। जोर से जोर से। हाँ वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है कि हमारे देश में ही डॉक्टर की प्रैक्टिस करना चाहती है लेकिन एजुकेशन बाहर से लेना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा एक एडवांस करता हूँ, ध्यान रखिए। जब हम पढ़ाई के मामले में बात करते हैं तो हमारा देश करीब 22 या 25वें नंबर पर है। यानी अगर मैं अपने देश में एक डॉक्टर की डिग्री लेता हूँ तो क्या होगा, मुझे कई ऐसे देशों में जाके फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा और फिर से एग्जाम देना पड़ेगा ताकि मैं एक डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकूं। जैसे कि भारत में आपने मेडिकल का एग्जाम क्लियर कर लिया और आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां तक जाके आपको GCA का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप यूके में जाके करना चाहते हैं तो वहां का NHA का एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे हमारे भारत में मेडिकल बोर्ड का एग्जाम देना है। भारत में पढ़ने का ये ड्रॉबैक हो सकता है लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि आप देश छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप बड़े देशों में जो हमसे अपर ग्रेड में, जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, ऐसे कुछ देशों में जाके मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और जब हमारे देश में आते तो आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता या लाइसेंस का एग्जाम निकालने की आवश्यकता होती है। तो फीस तो हमारी उतनी लग रही है, यहाँ पे हमारा संघर्ष आ जाए, है कि नहीं। लेकिन विदेश में फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई बहुत सुंदर है। वहाँ पे आज भी अभी हमारे देश में ओपन बुक कॉन्सेप्ट आया है, वहाँ पहले से ओपन बुक कॉन्सेप्ट है और उसके साथ में थोड़ा सा हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा जिससे मुझे समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या बेहतर चीज है जिसे हम अपने देश में दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा विषय मैंने इसलिए आया है कि ये दिशा में आप नहीं सोच सकते हैं, इसीलिए वेट पर एजुकेशन है। अब मुझे लगता है कि सारे सर्विसेज के बारे में हमने बना दिया है। आप लोग सभी बहुत अर्ली स्टेज में लेवल पर पढ़ते हैं, इसीलिए बाद भी आप बाहर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, अपने गुणों के ऊपर बात कर सकते हैं, अपने कैरियर के बारे में बात कर सकते हैं। तो अब बाकी जो सर्विसेज है वो आपको फर्दर आपको बुकलेट्स और फुल फॉर्म मिल जाएगा या आपके स्कूल के किसी एक मॉडल को आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आप उनसे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपके पास में क्वेश्चन पूछने के लिए 10 मिनट है। कोई बच्चा अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो सवाल है, कोई बच्चा कोई प्रश्न बात नहीं करना, आप सीधे प्रश्न पूछे, टेढ़ा मेढ़ा पता जोड़ कर मैं जोड़ दूंगा, अप्लाई कोई प्रश्न नहीं है। मैंने इतना अच्छा समझाया कि सब
समझ में आ गया? ये तो पहले स्कूल के टीचर होते। हाँ जी पूछिए। चलिए कोई नहीं, इससे पहले कभी ऐसा वर्कशॉप हुआ है? आपका कोई ऐसा दोस्त भाई रिश्तेदार जो बाहर तैयारी करने गया और बाद में उसने काउंसलिंग कराकर बाहर कहीं शिफ्ट हो गया या कोई दूसरा कैरियर, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आपको? आप पूछिए बेटा, आप लोग क्या बेटा? क्या नाम है आपका? मुझे लग रहा है कि ये सवाल सभी के मन में आ रहा कि आपका प्रॉफिट क्या है, ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा आप आंसर करेंगे। यहाँ से 12वीं के बाद कितने बच्चे तय कर चुके हैं मुझे ये बताना? कितने बच्चे तय कर चुके हैं? अभी जिस बच्चे ने तय किया है वो मुझे कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए, एक बच्चा कोई खड़ा हो, खड़े हो जाओ। हमारे दोस्त तो है, कोई शर्म नहीं, इतनी अच्छी हाइट है, आप खड़े हो जाए है ना? हाँ, क्या बनना पड़ेगा? इंजीनियर बनना है, किस विषय से? कंप्यूटर साइंस से। वेरी नाइस। क्या एग्जाम आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं? आपने फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं? अभी अब देखिए ये बच्चा जो है वो कंप्यूटर साइंस लेना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो क्या ऑप्शन होगा? सबसे पहला ये बच्चा आईआईटी पहली बार चुनेगा, इसके बाद अगर इसका आर्मी बैकग्राउंड होगा तो आर्मी के कॉलेजेस को देखेगा, इससे कम बचेगा तो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस देखेगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाकर इसका एग्जैक्टली किस डोमेन में जाना है, क्या तैयारी करनी है और कब से करनी है, ये आपका प्रॉब्लम है। अब ये बच्चा कौन सी क्लास में? 12th में। अगर इस बच्चे को फाउंडेशन की तैयारी करनी है तो फाउंडेशन कोर्स नॉर्मली 8वीं क्लास से शुरू होता है। आप 11th और 12th पास कर गए हो, होने वाले हो, अब आप 12th करने के बाद तैयारी करेंगे तो कितने साल लगेंगे बेटा? छोटा हो गया या आप फर्स्ट सेमेस्टर में निकालेंगे? आपने इस बात का फॉर्म भरा क्या? जी बेटा अभी भरेंगे। हाँ, अभी ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेज और अपने परफॉर्मेंस पर डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है, कितने में की उम्र कितनी रहेगी बेटा, और जो नया बैच आएगा वो कितना कॉम्पिटिटिव होगा। कहने का अर्थ है कि आपका समय और उम्र बच जाएगा। जब मैं 17.5 साल 18 साल का था तो मैं जॉब पे था, जॉब पे था और वो भी पेड इंटर्नशिप। मैंने 20 साल नौकरी कर ली थी, आज मेरी उम्र कितनी? 41। अब जाके मैं 40 हुआ और 4 साल से मैं भारत में हूँ। कितना? 4 साल हो गया, 37 में मैंने छोड़ दिया। 20 साल नौकरी कर ली, अगर मैं 17 से शुरू किया, अगर मेरा समय वेस्ट होता तो मैं करवाता क्या आप लोगों के बीच में आ रहा था? मैं आज भी अपने बॉस या अपने टारगेट से पूरा करवाता, मैं अपनी आजादी का शौक पूरा नहीं कर पाता। यही आपको प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये है कि आपको ये पता है कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है और किन विषयों पे मैं ज्यादा फोकस करूं ताकि जल्दी मुझे कामयाबी मिल जाए। यानी आपको एक गुरु द्रोणाचार्य की आवश्यकता है जो अदर देन टीचिंग प्रोफेशनल होता है। गुरु तो हमारे बस स्टेप पे मिलते हैं, स्कूलों में भी मिलते हैं, कोचिंग में भी मिलेंगे, घर में भी मिलेंगे। ये आपको तय करना है कि मैं किसको अपना मेंटरशिप दूं ताकि मैं जल्दी से अपनी कामयाबी पा सकूं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से ये समय, उम्र, परेशानी और जो सोचने का जो टाइम निकलेगा और जो पैसा खर्च होगा ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, इनको कैश में नहीं कर सकते, ठीक है? ये इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई सवाल? मेरे ख्याल से कन्विंसिंग है, राइट? कोई और सवाल? बताइए। नहीं, मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ, आप मैं जिस रूरल एरिया में, ये रूरल एरिया में अगर मैं दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ के बच्चों की बात करूँ, एक्सक्यूज मी, अगर मैं दिल्ली, बॉम्बे
और बड़े शहर की बात करूं तो आप देखेंगे आपके भाई और रिश्तेदार अभी से ही 8वीं क्लास से वो एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं। स्कूल के बाद वो कोई ना कोई फाउंडेशन कोर्स पकड़ के रखते हैं ना। आप बोलेंगे तो छोटा सा बच्चा फाउंडेशन कोर्स में जा रहा है, क्या मतलब अबेकस सीख रहा है, वेबल सीख रहा है, फिर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहा है, अलग अलग कोचिंग्स ले रहा है, वो अपना समय बचाने के लिए। और कोई प्रश्न है? एक्सक्यूज मी, कोई प्रश्न है? हाँ जी बच्चों, नहीं? चलिए मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, शायद से कट करता है ना। फिर उसके बाद में मेरे ख्याल से और कोई प्रश्न आपको पूछना नहीं है, तो ये स्पीच में फॉरवर्ड करता हूँ। 2000 और 2001 में गेमिंग खेलते हैं, ठीक है। वो वीडियो गेम आज की तरह नहीं होता था जैसे मोबाइल में, वो बड़े बड़े से ना वो रूम होते थे, उसमें कॉन्ट्रा, मारियो, सुपर वो उसमें एक जॉयस्टिक थी, उस जॉयस्टिक को घुमाते थे तो कैरेक्टर जो था वो फाइट करता था, 1 रुपए का सिक्का डालते थे तो चलता था। तो मैं दिल्ली के आनंद पर्वत में था और जब भी 1 रुपए लेके जाता था, खेल कर आता था, फिट का होता था। मैं मुस्तफा खेलता था और कम से कम 1 घंटे मेरा गेम 1 रुपए में चलता था। अब आप बोलोगे सर एक गेम और गेम की कहानी मतलब आप समझे नहीं है ना। मेरे साथ जितने दोस्त इस गेम को खेलते थे ना, वो लोग पूरी सीरीज को हिट करते हुए आगे तक जाते। उनको गेमिंग के अंदर कौन सी म्यूजिक है, कहाँ पे सस्पेंस है, कहाँ पे कामयाबी है, ये चीज उनको समझ में आ गई। अब ये समय बदलता है। सन 2009 और 2010 के बाद गेमिंग इंडस्ट्री $25 बिलियन की हो गई और 2030 तक ये डबल फोल्ड भी चला जाएगा, लाइक $50 बिलियन इंडस्ट्री में। आप बताओ कौन सा ऐसा मोबाइल नहीं है, कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे गेम ना हो। उस गेम के अंदर कौन सा लॉजिक लग रहा है, कौन सी प्रोग्रामिंग हो रही है, कौन सा म्यूजिक सिस्टम आ रहा है, कौन सा क्या रहा है, वो वही बच्चा बता सकता है जो उस समय में गेम खेला है और जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उसका कैरियर बन गया। दूसरा, जिस बच्चे का दिमाग और हाथ कोऑर्डिनेट करके उस जॉयस्टिक को चला ले रहा है। अभी आप में से कितने बच्चों ने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की? एक या दो, क्या हुआ? उड़ा के गिर जाता था, बार बार गिर रहा था। क्यों गिर रहा था? क्योंकि हमारा ब्रेन और हाथ उस जॉयस्टिक को कंट्रोल नहीं कर सकता जो इस रिमोट में नहीं। लेकिन जो बच्चा उस टाइम जंपर गेम खेला है, आज की डेट में वो रिसर्च टीम में है, डिफेंस टीम में है, वो एरोनॉटिक्स में है, एरोस्पेस में। क्यों? क्योंकि उसके आंखों पे VR ग्लासेस लग जाती हैं और एक कंट्रोल रूम में बैठ के वो उसको जॉयस्टिक को कंट्रोल करता है। कितना प्रिसाइज तरीके से, कितनी सैलरी होगी और कितना मजेदार गेम है कि आप लड़ाई के मैदान में नहीं हो, लेकिन यहाँ बैठे और लड़ाई कर रहे हैं। लुलु मॉल में ऊपर लगा हुआ है VR ग्लासेस वाला गेमिंग है, वो आपको आपके ब्रेन को उस सिचुएशन में ले जाता है, आपको लगता है कि एक्चुअली आप वहां पे हो। कोरोना का पूरा रिसर्च इसी तरीके से इमर्सिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए VR ग्लासेस के माध्यम से दुनिया के हर जगह पे बैठे। कहने का तात्पर्य ये कि जिस बच्चे ने उस टाइम उस गेम को खेल कर प्रैक्टिस की, यानी प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वो आज की डेट में उसका कहीं ना कहीं बढ़िया कैरियर है। तो आज की चॉइस है कि आप भाई ब्रदर्स बनते हो या फिर गेमिंग इंडस्ट्री या फिर अपने मनपसंद जो फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं गोल्स। पहले पायलट कॉकपिट में बैठते थे, बैठ उड़ाते हैं, आज की डेट में अनमार्क्ड यानी मानव रहित मेट्रोस चल रही है, मानव रहित ट्रेन चल रही है, फ्लाइंग कार्स चल रही है और ये बहुत जल्दी वास्तविकता में आपको देखने को मिल जाए। तो आपको किस दिशा में जाना है यह तय करने के लिए ही हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन रहेगा तो मेरे ख्याल से मेरे मोबाइल से देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारी आपके युवा साथी है और आपके आसपास के क्षेत्र में वरिष्ठ विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके आगे गए हैं, आपसे 5 साल बड़े हो गए। मैं चाहूँगा कि बैंक से आए और 2 शब्द अपने क्षेत्र के और आज के युवा बच्चों को प्रेरित करने का बैंक। ये बताइए आप लोग में से कौन है जो 2019 से पढ़ रहे हैं? 2019 से काफी टाइम से पढ़ रहे हैं।
2020 में यहीं से पास आउट हैं, कॉमर्स सेक्शन से थे। अगर आप लोगों में से कोई जानता होगा तो प्रमोद सर भी आए थे, पढ़ाते हैं, हमें वही पढ़ाए थे हमें। तो यहाँ पे लखनऊ से आने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? भाई इतनी दूर से हम आए हैं, अपने स्कूल में आए हैं और फिर यहाँ से हम चले जाएंगे, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यही है क्योंकि हम यहाँ से पढ़े हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ सबसे अच्छा स्कूल है हमारे यहाँ का। लखनऊ में हम देख रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, विजन क्लियर है उनका। आप लोग दोस्ती में आ जाते हो, क्लास 10 के बाद 11 में क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना नहीं पता, वो कर रहे हैं, हम भी करेंगे। यही नहीं होना चाहिए। आगे चल के बेरोजगारी इसी वजह से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपने अपना विजन नहीं क्लियर किया, आपने सब्जेक्ट नहीं चूज किया, आपको किस क्षेत्र में जाना है। तो इसी चीज को सोचते हुए यहाँ पे हम आए हैं कि यहाँ पे मिलेंगे तो आप लोग भी बता पाएंगे कि करियर काउंसलिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या रोल है। अभी आप लोग यहाँ पे रह रहे हो ना, आपको कंपटीशन का आइडिया ही नहीं, आपको पता नहीं कि क्या कंपटीशन है। एक बार जब यहाँ से बाहर निकलोगे, आप तैयारी करने के लिए जब आप बाहर जाएंगे, 1 लाख लोगों को वहां पे देखेंगे कि एक इसी जैसे सब पढ़ रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं, पूरे भारत में वही पढ़ाया जा रहा है, सभी बच्चे वही पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें से अलग कैसे हो पाओगे? सबको नौकरी मिल जाती है क्या? नहीं मिलेगी ना। आपके पास 1000 नॉलेज है, 99% मार्क्स लेकर आए हो, आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं, आपको बोलने के लिए यहाँ पे मैं पढ़ा कर दूं, नहीं बोल पाओगे, डर जाओगे। इससे क्या होगा? ड्रॉबैक नहीं है। एग्जाम में आपको दे दिया, एग्जाम में लिखने को आपके नहीं आ रहा है, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, पर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं स्कूल के, लेकिन और नहीं कंपटीशन देने चले गए डर के। इसी सब चीजों को देखते हुए मैंने सोचा यहाँ पे आएंगे, एक छोटा सा मिनी वर्कशॉप है, सारे पॉइंट्स को कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम एक बार बता सकते हैं कि कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, पूरी पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। ओके, अभी जैसे मैं बताता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स की आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी हो गई है, सॉफ्ट स्किल्स में यही सब चीजें आती है, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, हैंड जेस्चर्स है, ये सारी चीजें नोटिस करिए आपकी बात। स्कूल में आपको बताया तो जाता है कि बी डिसिप्लिन, लेकिन लोग ना उस डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझ लेते हैं कि हमें डांट रही है, हमें मार रहे हैं। आपको नहीं पता है, वो आपको बना रहे हैं। चलो, जो यहाँ पे तो चलो आपने यहाँ से घर जा रहे हो, लेकिन कभी भी कॉर्पोरेट में जाइए, बाहर जाइए, यही सब चीजें समझ में आती है कि सर ने तो बताया था ये क्यों। अब हमें प्रमोद सर की सारी बातें याद आती हैं, जो बताते थे प्रिंसिपल सर थे, आरएसवाई सर ने, आप जानते हो, बहुत सस्पेंड हुआ हूँ यहाँ पे। लेकिन जब बाहर निकले तो समझ में आने लगा कि एक एक बातें उनकी सारी सही है, फिर वही कर रहे हैं। डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन की वजह से हमें बाहर कर दिया जाता था। यही आप लोगों को बस समझाने के लिए आए हैं कि करियर इतना आसानी से नहीं बन जाता है। स्कूल आ रहे हो, जा रहे हो, पढ़ रहे हो, होमवर्क हो रहा है, कॉपी चेक हो रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप उसके लिए कौन से स्टडी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, गाइडेंस किससे लेनी चाहिए, किससे नहीं लेनी चाहिए, वो ओवरऑल जो काउंसलिंग होता है वो हम आपकी करेंगे। इससे हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा कि हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे आने का। ठीक है, ऐसे साथ साथ ना रहे, स्माइल करें आप लोग भाई। ठीक है, आप जब बड़े पढ़े, यहीं से पढ़े, अच्छा लग रहा है कि 4-5 साल बाद मैं फिर से अपने स्कूल में आया हूँ, चीजें बहुत बदल गई, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। वैसे सभी से तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग अलग अलग सेशन में तो आपके दोस्त होंगे, हम लोग बता सकेंगे ना कि हम क्यों आए थे, एक्चुअली उनका मोटिव क्या था, जिससे वो हमें अगर कभी कांटेक्ट करने की नीड पड़ी तो यहाँ पे देखो टॉपिक्स देख सकते हो। एडोलसेंस एजुकेशन है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी होता है। आपको लगा होगा क्या चीज है, ये क्या मतलब है, YouTube देख रहे हो ना सब लोग, एक बार जाइएगा, इसकी वैल्यू चेक कर लीजिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि आपका नीड क्यों है। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में तो हम आपको सारी बातें तो नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें समय दिया। बाकी अब सर आपको कंक्लूड करेंगे। थैंक यू। निकल रहा है कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो सर, डिस्ट्रिक्ट कोचिंग के फाउंडर सर डॉक्टर विकास देवकृति सर, अगर सर को उनका सिलेक्शन हुआ था IAS में, अगर वो सिर्फ जॉब करते तो सर शायद उन्हें आज पूरा भारत नहीं जानता, लेकिन सर आज उन्हें पूरा भारत जानता है। क्यों? सर बोलो एम्प्लॉयमेंट को नहीं, सर
जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब है हमारे पास। पैसा कमाने को तो सब कोई कमा सकते हैं ना, बहुत तरीके होते हैं। तारीफ किसकी होती है सबसे ज्यादा बताइए? एक रतन टाटा, एक मुकेश अंबानी है। लोग आइडल किसको मानते हैं सबसे ज्यादा? रतन टाटा को। रीजन व्यक्तित्व, व्यक्तित्व है ना, वो उनके आचार विचार, उनके संस्कार, वो जो चैरिटी करते हैं कि मानव कैसा होना चाहिए, उनके अंदर मानवता है, उनका चरित्र अच्छा है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, वो लोगों के हित में सोच रहे हैं, अच्छे इंसान है, इसलिए हमारे को आइडल है, उनके जैसा हम करना चाहते हैं। तो हमारा भी उद्देश्य यही है। जो सबसे पहला टॉपिक है संस्कार शिक्षा, है ना, वो क्यों है? क्योंकि हम अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को भूल के वेस्टर्न जा रहे हैं, जो कि कभी गलत, बहुत ज्यादा गलत है। इसी को हम लोग इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। आपको आप एकेडमिक्स कर रहे हो, पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नौकरी लगेगी। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तब भी आपको करना कॉमर्स था, आपको साइंस पढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अर्निंग होगी। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिले, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले हमें कि हमें जो करना था वो हम अचीव कर चुके। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम आपको, अगर आपके फैमिली मेंबर्स सपोज आपको आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, उनसे हम कांटेक्ट करके आपकी काउंसलिंग में करें कि बच्चे को यहाँ पे जा रहे हैं। तो जैसे आपने दिल्ली सर का एग्जाम्पल दिया, वो एम्प्लॉयमेंट में ना जाके वो नहीं कर रहे ना IAS की बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आप सभी को उस तरह से बनाना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं, समझ रहे हैं? बाकी सर इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। जवाब है, समय को बचाना भी है, लेकिन अभी हमीद पांडे जी आपको और देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहा हूँ अगले 5 मिनट के लिए। आप सब अभी बच्चे ने कहा है कि मुझे IIT जाना है, कंप्यूटर साइंस जाना है, और बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया, मुझे नीट जाना है, कंप्यूटर जाना है, मुझे CA बनना है, मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे लॉयर बनना है। ऐसा ही कुछ आप सबके दिमाग में होगा। ड्रीम मतलब क्या होता था? सपना, सपना है क्या होता है? सपना। बड़ा आप लोग आवाज धीरे अच्छा लगेगा। असंभव सी दिखने वाली, असंभव सी दिखने वाली चीज जो आप सोचते हैं या जो आपके आता है, उसे ही क्या करते हैं? सपना। जो सपना हम देखते हैं लगता असंभव सा होता है। असंभव सा बात, या ऐसे ही कुछ चीज देखते हैं जो बड़ा अजीब सा लगता है, ये हो सकता है क्या? ऐसे ही चीज को आप देखते हैं और उसे ही हम कहते हैं सपना। अब इसी क्लास में शिक्षक की भूमिका ये स्थिति होती है कि स्वयं को जल के आपको प्रकाश देता है, स्वयं को जल के उस मोमबत्ती के समान प्रकाश देता है। अभिभावक, माँ और पिता की स्थिति क्या है? स्वयं के पास अगर कपड़े नहीं है, स्वयं के पास संसाधन नहीं है, अगर मेरे पास मोबाइल पुराना वाला है तो चलेगा, बट बेटे के पास अच्छा वाला चलेगा। हर पेरेंट्स की स्थिति है। आज जो इस सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पे बेलपत का ना एडवर्टाइज करने हम आए हैं, और ना आपसे हम कोई पैसा कमाने आए हैं, ना हम कोई पैसे की बात कर रहे हैं। अच्छे को अच्छा बनाना दुनिया में बहुत लोग हैं, अच्छे को अच्छा बनाना दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन उस व्यक्ति को उठा दीजिए जिसे वास्तव में जरूरत है, उसके लिए बेहतर परिवार काम कर रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ ऐसे बीचों में प्रतिभाएं, ऐसी प्रतिभाएं होगी बच्चियों के पास, आपके पास, जिनके पास सीमित संसाधन, दिशा विहीनता के कारण वो उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। जैसे भी छात्र ने कहा, नौकरी पाना ही उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का मतलब केवल नौकरी करना यही उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि ऐसे स्किल डेवलप हो जाए कि मैं मल्टीपल, हमारे पास कितने जो है कैपेसिटी आ जाए कि नौकरी मैं नहीं मांगूंगा, बिजनेस मैं नहीं मांगूंगा, बिजनेस मेरे पास आएगा, नौकरी मेरे पास आएगा। ऐसे भी प्रतिभावान हैं, वो बनाने की जरूरत है भारत में। इसीलिए आज जरूरत है इस शिक्षा के साथ साथ बच्चों और बच्चों के पिता, आपके पेरेंट्स की स्थिति क्या है? भावनाओं में आकर के, पहले का टीचर बहुत गंदा से पीटता था,
बीटा था। आज तो सीबीएसई ने या यूपी बोर्ड ने सबने कर दिया, अगर मार्क किया गया तो क्या होगा? टीचर के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई। आप पिताजी कहते होंगे कुछ जमाने में हम पढ़ते थे तो टीचर क्या करता था? कभी मुर्गा बनाता था, कभी खड़ा होकर सीट पे खड़े हो जाइए। आज शायद अगर ऐसा कर दिया जाए तो हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा। सोशल मीडिया आपको कन्विंस नहीं कर रहा बच्चों, मेरी बात समझना। सोशल मीडिया आज के डेट में हमें कन्विंस नहीं कर रहा है, हमें कंफ्यूज कर रहा है। ऑलवेज लिटिल नॉलेज एंड डेंजरस नॉलेज। आप जो सोशल मीडिया, अभी हम 1 घंटे के स्पीच में आदरणीय हमारे पांडे साहब या मैं या हमारे टीचर्स आधे घंटे में 1 घंटे में आपको आईआईटी क्वालिफाई नहीं करा पाएंगे। आधे घंटे 1 घंटे में हम आपको मोटिवेशन करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। आप अपने पेरेंट्स के साथ लगभग 12 घंटे 14 घंटा रहते हैं, स्कूल में 6 घंटा 7 घंटा रहते हैं, कुछ दोस्तों के साथ रहते हैं, लेकिन एक शुरुआत, एक प्रारंभ, एक दिशा, एक देने की जरूरत है भारत में, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की बेरोजगारी आप सब में से भी एक समय आएगा तो महसूस होगा। 20% विद्यार्थी सक्सेस होते हैं। अभी लड़के ने कहा मुझे दिल का जो है एकदम लगा कि बहुत सारी बातें की बात किया, आईआईटी की बात किया, बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस किया जाए। समय अभाव है, बहुत मजबूरियां हैं कि 5 मिनट में समाप्त करना पड़ेगा। 20% बच्चे सक्सेस होते हैं और 80% क्या करते हैं? अनसक्सेस होते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? पावरफुल लोग कितने हैं? 20%, 18%। आज के डेट में हमारी कमजोरियां क्या करती हैं? आई कैन डू इट, आई कैन डू, क्या मैं कर सकता हूं? जब हम असफल होते हैं, अनसक्सेस में आते हैं तो हमारे दिमाग में आता है आई कैन डू, तो दिमाग क्या कहता है? नहीं भाई, ये मेरे बस की नहीं है। लेकिन वही अगर दिमाग हमारा मालिक बन गया, ये दिमाग मेरा मालिक बन गया, तो फिर मेरे शरीर की, मेरे मन की, मेरी तमाम इंद्रियों की जरूरत क्या है? तो यही करता है, आपका दिमाग आपका मालिक बन जाता है और परिणाम ये होता है कि आप जहां पर जाना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, वो सफलता आपसे दूर हो जाती है। जैसे एक हाथी को आपने देखा होगा, हाथी के पैर में जो है महावत छोटा सा रस्सी बांध देता है, उसके बाद जो है उसकी स्थिति बनती है कि हाथी इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वो मूव नहीं कर सकता, तो उसके लिए रस्सी कुछ है क्या? यही मानव इंसान के ब्रेन की स्थिति है। सब कुछ किया जा सकता है, बशर्ते अपने आप को तपाना पड़ेगा। अपने आप को, ये जो 16 साल से हमारी 20 साल की उम्र है या 15 साल से 20 साल की उम्र है, इसमें हमें अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। जैसे आज आए हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि कुछ काम दिया गया करना है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं यार जरूरत है। अब हमने आज के दिन को, अगले 1 घंटे को समझा क्या या समझना क्या चाहते हैं? होता यह है, मैं आज 56 ईयर में हूँ, जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं 62 ईयर्स के हैं। ऑलरेडी जो है उनके पास सारे संसाधन है, लेकिन एक इस तरह से आजादी के लिए वो एक व्यक्ति उठा। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि शहरों में हमने बहुत काम किया, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, लखनऊ में काम कर रहे हैं, लोग हमसे मिल रहे हैं हम लोग। और जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, तहसील स्तर है, डिस्ट्रिक्ट स्तर है, अगर यहाँ से हम किसी व्यक्तित्व को, किसी बच्चियों को, किसी बच्चे को किसी मंजिल पे पहुंचाने में सफल होते हैं, तो वास्तव में एक नए भारत के निर्माण में देशभर परिवार का भी, डॉक्टर ए.के. पब्लिक स्कूल का भी, यहाँ के शिक्षकों का भी और आप सब का भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक मंच मिलेगा कि नहीं, एक छोटी सी स्ट्राइक में हमने यहाँ तक पहुंचाया। यही करने के लिए गेट पर आया, यही करने के लिए हमारी प्रयास है। अब सवाल उठता है कि ये बात का एहसास तो हमें है, इसे आपको क्यों नहीं है? पता है जाकी पाँव भटी न बेवाई शोभा जाने पढ़ाई, ये पैर में जब तक कांटा लगता है तब तक क्या होगा? जब तक पैर में कांटा नहीं लगता है तब तक उसका दर्द होता है क्या?
आए दिन रोड पर दुर्घटना होती है, चोट लग जाता है, लेकिन मेरे नहीं लगा, मुझे नहीं लगा, मेरे पैरों में अक्सर नहीं है। कभी जाकर के आपको जरूरत है आज के बच्चों को आजकल जाते हैं घूमने के लिए, जाना है कहाँ पे, सीखने के लिए लुलु मॉल में। कभी जरूरत है जाने के लिए ऐसे जगह पे जहाँ आपके दिल की गहराई में आपको लगे ये क्या है, ये क्या है, किस तरह की तकलीफें हैं, ये जब एहसास हो जाएगा ना तो हमारे मन का, हमारा जो पावर है ये ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो मैं आप सबसे बहुत सारे टॉपिक है, छोटा सा और संस्कार शिक्षा को लेकर भी आपके मन में बड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा ब्रीफ करते संस्कार शिक्षा को लेकर। सुबह हम उठते हैं, मॉर्निंग उठते हैं, सभी लोग अपने दिनचर्या करते हैं। आज के डेट में योगा के माध्यम से तमाम शिक्षा दी जाती है, यूट्यूब पे दिया जाता है, टेलीविजन पे दिया जाता है, हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं देते होंगे, क्या हम उसको अमल करते हैं? सुबह उठ के क्या करना चाहिए भाई? करबंधन क्या होता है? कुछ होता है करबंधन? एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। करबंधन देखो ऐसा है, ये हाथों को जब उठते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया ये, ठीक है, आंखों में लगाया, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये एक तरह की जो पुरानी पद्धति थी। संस्कार मतलब कई बार संस्कार मतलब समझ जाएंगे कि वो धर्म वाले बात कर रहे हैं क्या? नहीं भाई, संस्कार शिक्षा का मतलब है कि घर में ही हमें करबंधन, हरती बंधन, जैसे ही जो है हम जो है सुबह उठते हैं, इस पृथ्वी पे पैर रखते हैं, तो वास्तव में इसका बंधन कैसे होना चाहिए? सर को, माथा को नीचे करके, माथा को नीचे करके अगर आप बंधन कर गए तो पूरा सुबह उठे आपका ब्लड प्रेशर कहाँ जाएगा सर? कहाँ जाएगा? आपके ब्रेन की ताकत क्या हो जाएगी? शानदार। उसके बाद क्या करना चाहिए? मातृबंधन, पितृबंधन, पिता बंधन, माता पिता मिलते हैं। आजकल तो गुड मॉर्निंग है, मम की बात है, डैड की बात है, अगर माता श्री कहें, पिता श्री कहें, झुकते भी तो कैसे हैं? पैर छूते हैं, पैर छूने का मतलब कैसा है? पैर छूने करके सब कैसे, ऐसे ऐसे ना, या झूठ सही, ठीक है। अब ये घर में मेरे बच्चा तो सुबह उसकी क्लास, अभी वो नर्सरी में जाता है, तो बच्चे को मैंने सिखाया है कि सुबह जाते वक्त जो है सबका पैर छूना। तो आया सुबह के दादाजी को प्रणाम किया, दादी को प्रणाम किया, वहां पे हमारा जो है घर में काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है, उसका भी पैर छूने के लक्षण, भैया का पैर छूगा, मम्मी कह रही है कि मत छुओ, मम्मी कह रही है पैर नहीं छूना है। जो लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण घर का नौकरी कर रहा नौकर है, लेकिन वो कह रहा नहीं मुझे छूना है, और बिना छुओ क्या नहीं छू, झुकना सिखाया बच्चे ने। क्या हुआ? ऐसे ही बचपन हमको जो है तो मैंने कहा करबंधन, ठीक है, हरती बंधन, मातृ बंधन, ये हमें वास्तव में सर झुका के वहां भी माथा जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा? आपके खून की जो है दौड़ क्या होगी? आपको और साफ कर देगी। माता को अगर माता श्री कहेंगे, पिता को पिता श्री कहेंगे, तो मुझे लगता है आपके अंदर का भाव व्यक्त करके ये छोटा सा संस्कार का अभी टॉपिक है। जब आप वास्तव में आप रुचि है कि नहीं केमिस्ट्री मैथ और कॉमर्स के साथ मुझे कुछ और सीखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस तरह की बातों को रख करके आगे हर महीने में 2 क्लास 4 क्लास इसके और एक्सपर्ट जो आपको प्रैक्टिकली समझाने में सफल होंगे। तो ऐसा कोचिंग में जो है गए होंगे कई लड़के एलन में या दिल्ली में या आकाश में, आपने वहां का कहानी जानते नहीं होंगे, हम बता रहे हैं। निकलता वही है, करता वही है, वहां का टीचर कुछ नहीं करता, बच्चा खुद जो है उसकी क्षमता अपने आप को बढ़ा लिया है और टीचर को शाबाशी देता है। कोचिंग वाला आज मुझे कोचिंग वाले बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कोचिंग का यही हाल है बच्चा। और जो बच्चे IIT NIT और नीट में चले जाते हैं, वो आपको लगता होगा वहां प्रोफेसर साहब बड़े काबिल, उस
प्रोफेसर साहब को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ के बेस कमेटी वाले टीचर के साथ कर दिया जाए कि आइए पढ़ा लीजिए। शायद उनकी इतनी बड़ी डिग्री छोटी पड़ती है, वहां भी कौन करता है? आप करते हो, बच्चा करता है, हमारी बच्चियां करती हैं। तो आज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो है आंतरिक व्यक्तित्व और बाह्य व्यक्तित्व जो है बहुत आवश्यक है। हमारे अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। आपको एक ड्रेस बनाया जाता है, आपको एक ड्रेस बनाया जाता है जो बाह्य व्यक्तित्व कि आप एक रूपता में रखे। आंतरिक व्यक्तित्व जो है कैसे होगा? जब आप अपने अंदर आंतरिक व्यक्तित्व का मतलब जो गुरुजन ने दिया, जो अभिभावक ने दिया, जो उनको सही एक भी जानकारी अच्छी मिले उसे मुझे करना। मैं अंत में अपनी जो है बात को कंप्लीट करते हुए, एक घर बनता है, एक घर बना हुआ है, न्यू बना होगा। अगर न्यू मजबूत है तो क्या होगा? 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला। शिक्षा का मतलब कतई नौकरी नहीं है भाई, शिक्षा का मतलब कतई नौकरी नहीं है। शिक्षा का मतलब है स्किल और मल्टीपल स्किल। यहाँ किसी के सामने में रोजगार मांगने नहीं जाओगे, रोजगार देने वाला देगा। और ये वेद तक सरकार का एक कोशिश होगा कि जो इस संस्था से जुड़ करके कोशिश करेगा उसे नौकरी मांगने देना पड़े, नौकरी देने वाला कहे भाई तू आज मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसी स्थिति बनाई जाने की कोशिश की जा रही है। ये काम कठिन है, ये काम कठिन है, बहुत कठिन है। कि आप एक पेरेंट्स से हम कहेंगे कि आप बच्चे को अपना 1 घंटा दीजिए तो कहेगा तो स्कूल काफी है, विद्यालय काफी है। क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा आपको जरूरत है काउंसलिंग की। जरूरत है हमारे आज जो है जितनी परेशानियां हैं जो बच्चों इस प्रतिस्पर्धा में 15 लाख बच्चे बैठते हैं IIT में। कितना साल का है ना, इस साल 20 हो जाएगा। ऐसे ही नीट की बात कर लो, 15 लाख में हुआ कितने होगा? कितने होगा? 1%, 1%, 1% मतलब 15,000 लोगों को ही IIT के 23 कॉलेजों में, और उसमें भी कंप्यूटर साइंस की भाई बात क्या है? तो कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए अगर तू 500 के नीचे है, 800 के नीचे को मिल जाएगा भाई। कितने के नीचे? 500 रैंक के नीचे अगर है तो मिल जाएगा। IIT बॉम्बे मिल जाएगा, रुड़की मिल जाएगा, कानपुर मिल जाएगा, मद्रास मिल जाएगा। 500 के नीचे बात लो। और अगर बॉम्बे जाना है तो 100 के नीचे बात करो, 50 में 50 में लो। अगर सोच तुम्हारी ऐसी है कि मुझे जाना है IIT, तो सपने अगर देख लो तो सपने को साकार करने के लिए मस्ती करने की समय नहीं है। इसके लिए हमें अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आप को दबाना पड़ेगा। और दबाना पड़ेगा कब? जब नींव हमारी मजबूत होगी। यहाँ के टीचर्स अपना बेस्ट एफर्ट करके आपको कोशिश करते हो देने के लिए। लेकिन आपने लिया क्या? 45 मिनट में लिया क्या? लेने वाला ज्यादा बहादुर होता है, देने वाला? लेने वाला। अगर वो देने वाला हम देने आए हैं, आपने लिया ही नहीं, आपने नहीं लिया, हमें नहीं देना है। हमारी मर्जी, क्योंकि वैसे भी हिंदुस्तान में ही कहानी है, हमारी मर्जी पे चल रहा है। आज सोशल मीडिया ने अच्छा लोगों को दिशा दिया, लेकिन आज अभी कहा जाए एक मोबाइल नंबर किसी को याद है? किसी को नहीं याद होगा। पहले जो 20 याद था, पहले 250 याद आते थे। क्यों? सोशल मीडिया ने, मोबाइल ने, व्हाट्सएप ने हमारे ब्रेन को तेज कर रहा है, कमजोर कर रहा है, हमारी मेमोरी को कमजोर कर रहा है। गूगल से देख लेंगे ना, गूगल है बाबा ना, गूगल से टीचर साहब को फोन वगैरह नहीं सुनाते। यही हमारी कमजोरियां हैं। तो मैं बच्चों, हमारे जो है छात्राओं से अंतिम में बात करना चाहूंगा कि न्यू मजबूत करना है तो अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन किए गए निर्देशों का अच्छे से पालन करना ही अनुशासन है। चाहे वो टीचर हो, चाहे माँ हो, पिता हो। और माँ में हमारे कोई परेशानी है, पिता में कोई परेशानी है, हम उसकी क्या देखते हैं? नेगेटिव चीज देखते हैं। माँ मेरी जो है नेगेटिव देखते हैं कि माँ ऐसी, पिता ऐसे, भैया ऐसे, उसकी पॉजिटिव देखो। आज जो लोग कराए थे वो उसकी नेगेटिव देख लिया।
कुछ नहीं पाए। टीचर आज व्यवस्था से पता नहीं बन के आए थे, उनके बाबे कभी नहीं थे। हम क्या देख रहे हैं? देखने का नजरिया बदल दो, नजारा बदल जाएगा। ठीक है, नजरिया बदल दो, पांच चीजें ले सकते हो, उतना लीजिए। अभी जाके समय खत्म हो रहा है। अंतिम 2 लाइन, जीवन भविष्य का ज्ञान बहुत जरूरी है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत आवश्यक है, कर्म स्थल का ज्ञान, स्थल मतलब कर्म विषय का ज्ञान, चारों ज्ञान आपको हो जाएगा। यकीन करिए, सफलता असफलता आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। ऐसी शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। और मैं यहाँ के आदरणीय वाइस प्रिंसिपल साहब मैं अपनी बात को एक ध्यान रखा हूँ। मुझे लगता है कि इतने कम समय में आपके साथ बहुत सारे बच्चों को खड़ा किया गया, खड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन संभव नहीं हो पाता। क्यों? इतने बड़े समूह के बीच हर आदमी की प्राइवेसी होती है। हर आदमी क्या होती है? प्राइवेसी होती है। अभी कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेसी खड़ा करना चाहता है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में पांडे साहब एक कठिन सवाल के जवाब दे दिया। तो सर, हमारे इंडिया में MBBS प्राइवेट MBBS 1 करोड़ 20 लाख रुपए MBBS यूक्रेन में 50 लाख रुपए। सर, यूक्रेन के कार्बन नहीं है या सर उनकी प्लास्टिक की है? सर यहाँ पे सर इतना एक्सपेंसिव क्यों है? इसका जवाब सर आपके साथ साथ सर भी देना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपके बात का मजा आ रहा है क्लास के सवाल का। मुझे क्या मेरा नंबर नोट कर लीजिए और आप सारे सवालों को पूछिए और मुझे लगेगा कि बात में अच्छा लगेगा। हमारे बीच आगे वाइस प्रिंसिपल साहब आ गए हैं और मैं चाहूँगा कि जरूर आपकी एक परिवार आज आपके बीच कुछ बातों को रखने का प्रयास किया। आप एक प्रोग्राम आपके प्रधानाचार्य ने मौका दिया, तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों खाने का प्लीज। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा और कुछ नहीं, मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। बेटा स्टडी के साथ साथ इसके डेवलपमेंट भी, इसके बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। वही चीज़ें डेली पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, बस थोड़ा सा मेंटल क्लैरिटी भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसके बाद अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्टडी से ही नहीं, कुछ आपको आपके बिहेवियर से, आपके मेंटल एबिलिटी से भी आपको आपकी जो सिलेक्शन होगा इस बेसिस से भी किया जाता है। तो मुझे लगता है सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया होगा। तो ठीक, थैंक यू सर यहाँ पे आने के लिए। आज के सत्र को आधा बुरा मन से मैं नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि लगता है कि और बात किया जाए, बच्चों के सवाल का जवाब दिया जाए। और मैं चाहूँगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए हैं आप इसे भर के हमें दे देंगे, तो मुझे ज़्यादा सहूलियत होगा आपसे बात करने का और आपके पेरेंट्स के पास जाने का। बड़ा आश्वस्त हैं, मैं इस विद्यालय के कुछ बच्चे जो वास्तव में जिन्हें जरूरत है, जिस तक हम पहुँचना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे कोई बड़ी इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ उद्देश्य पवित्र है, देश के निर्माण में युवाओं को, बच्चियों को और आगे ले जाया जाए। तो आज की मीटिंग को समाप्ति घोषणा करते हैं। आइए आप सब लोग राष्ट्रगान के लिए खड़ा होते हैं और एक राष्ट्रगान के साथ समाप्त करते हैं।